नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट से फिर से एक बार एसआईआर के मसले पर चुनाव आयोग को सीधे सीधे अब आदेश मिल गया है कि आधार कार्ड को आपको वोटर लिस्ट में किसी को शामिल करने का आधार बनाना पड़ेगा। जो 11 जोड़े गए थे 11 डॉक्यूमेंट, उसमें 12वां डॉक्यूमेंट जोड़ दिया गया है और ये बहुत बड़ी जीत है। दरअसल 65 लाख लोगों के नाम जिस तरह से काटे गए थे, उसको लेकर जिस तरह से लगातार बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा मामला यही था कि ये जो 11 कागज मांगे गए हैं, ये बहुत सारे ऐसे कागज हैं जो लोगों के पास होते ही नहीं है, जबकि आधार तो सबके पास होता है और आधार तो बाकायदा आपका बायोमेट्रिक लेके बनाया जाता है। लेकिन आधार को आधार नहीं बनाया जा रहा था। आधार को पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो मैंडेटरी नहीं किया था कि बिल्कुल आपको मानना ही है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया, आदेश कर दिया कि आधार को आपको मानना पड़ेगा वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, जरूरी दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जो अगर किसी के पास है तो आप उसको वोटर लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर इसको बड़ी जीत बताया जा रहा है और योगेंद्र यादव ने बाकायदा वीडियो बना के बताया कि आखिर ये जीत क्यों है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला आया है एसआईआर के मुद्दे पर, ये चुनाव आयोग के लिए एक तमाचा क्यों है। मैं चाहता हूं वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट, 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा, आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा। तो योगेंद्र जी ने बहुत क्लियर बताया कि इस आदेश का फर्क क्या पड़ेगा। इस आदेश के चलते लाखों लोग जिनका नाम काट दिया गया है वो लोग अपना नाम दोबारा जुड़वा पाएंगे। और उससे बड़ी बात, कल को पूरे देश में जो एसआईआर का चल रहा है कि पूरे देश में एसआईआर करेंगे, बंगाल में एसआईआर करेंगे और बाकी जगहों पर एसआईआर करेंगे, वहां चुनाव आयोग को आधार को स्वीकार करना पड़ेगा। वहां यह नाटक नहीं चलेगा कि आप आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। एक बात यहां क्लियर होना चाहिए कि नागरिकता का प्रमाण नहीं बताया है आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन नागरिकता का कोई लेना देना है ही नहीं चुनाव आयोग से, यह बात बिल्कुल क्लियर है। ये चुनाव आयोग की न जिम्मेदारी है और न ही चुनाव आयोग को जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत कहीं आता है कि वो लोगों की नागरिकता पर सवाल करे। बहुत सीधा मामला है कि घुसपैठिया का जो पूरा नाटक किया गया है वो पूरा नाटक लोगों को भरमाने के लिए किया गया है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे बिहार में, उनमें से जो कैटेगरीज बनाई गई, बाहर चले गए, 2 बार नाम था वगैरह वगैरह, उसमें कहीं भी विदेशी देशी का मामला नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग को यह अधिकार ही नहीं है कि वो विदेशी देशी तय करे। ये काम होम मिनिस्ट्री का है, ये काम दूसरे विभागों का है, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान बनाने के लिए, इस पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स की परत चढ़ाने के लिए ज्ञानेश कुमार बार बार घुसपैठिया और विदेशी और ये सारी बातें कर रहे हैं। अब जब ये फैसला आ गया है तो ज्ञानेश कुमार को कायदे से सबक मिल गया है कि हर जगह मनमानी नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, उसी में उन्होंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं या तो उनको एफिडेविट देना होगा या देश से माफी मांगनी पड़ेगी। 1 हफ्ते का वक्त दे रहे थे।
उस एक हफ्ते को बीते जाने कितने हफ्ते हो गए, ना तो राहुल गांधी ने कोई माफी मांगी है और ना ही कोई एफिडेविट दिया है। ये तो हम लोग जानते ही थे कि राहुल गांधी इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार जो धमकी दे रहे थे, उस धमकी का ध, म और की तीनों निकल गया। कुछ हुआ नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात को लेकर इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में राजदीप सरदेसाई ने सवाल किया और सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हुए थे 3 पूर्व चुनाव आयुक्त। इसमें एसवाई कुरैशी साहब थे, अशोक लवासा थे, जिन्होंने मोदी पीरियड में इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जो उस समय बात हो रही थी लवासा साहब उससे असहमति जता रहे थे, इसीलिए उनको किनारे कर दिया गया। कार्रवाइयां वगैरह शुरू हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो बाहर निकल गए। तो अशोक लवासा साहब थे और ओपी रावत साहब थे। राजदीप सरदेसाई ने चुनाव आयोग पर जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं और उस पर चुनाव आयोग ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, उसको लेकर सीधे सीधे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो उसके पीछे लाखों लोगों की आवाज है। इस पर तीनों जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, मैंने नाम बताया आपको, एसवाई कुरैशी, अशोक लवासा और ओपी रावत, तीनों ने क्लियर कहा कि अगर यह सवाल उठाया गया है तो सवाल उठाना विपक्ष का पूरी तरह से हक बनता है और इस पर फैक्ट चेक करा के, जांच करा के चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया, बेंगलोर का एग्जाम्पल दिया, एक विधानसभा का एग्जाम्पल दिया कि इतने वोट इसमें बढ़ा दिए गए, एक घर दिखाया आपको जिस घर में 80 लोगों का वोट था और जो बंदा अकेला बंदा रह रहा था 1 BHK के उस घर में, उसका वोट नहीं था। जो उन्होंने वोटर आई कार्ड दिखाए कि एक एक आदमी के 4-4 आई कार्ड बने हुए हैं और 4 अलग अलग जगहों पर वोटिंग कर रहे हैं। ये सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब देने की जगह हलफनामा दो, मिसलीडिंग लगा लगा के अलग नौटंकी की और इन सब का असर यह हुआ कि देश की जनता ये मानने लगी कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया है। अब देखिए पूरे देश से ऐसे मामले आने शुरू हो गए। गुजरात से मामला आया, महाराष्ट्र से मामला आया, उड़ीसा से बहुत बड़ा मामला आ रहा है कि उड़ीसा में तो जबरदस्त वोट बढ़ाया गया। जो एक खेल चलता है कि शाम को 6 बजे बताया जाएगा कि 60% वोटिंग हुई है और अगले दिन सुबह बताया जाएगा कि नहीं वोटिंग जो है वो 68% हुई है, 70% हुई है। 7-7, 8-8% वोट बढ़ाए गए हैं उड़ीसा के अंदर। और सबसे बड़ा जो मामला आ रहा है वो बनारस से आ रहा है, जहां यह कहा जा रहा है कि 1.5 लाख वोट वहां पर बढ़ाए गए थे। और याद कीजिए, नरेंद्र मोदी किसी तरह से 1.5 लाख वोटों से ही बनारस से जीत पाए थे। अजय राय लगातार आगे चल रहे थे, उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया, सूचना आनी बंद हो गई और फिर जब सूचना आई तो नरेंद्र मोदी आगे चलने लगे और फिर कुल मिलाकर 1.5 लाख वोट से जीत गए। ये वही 1.5 लाख वोट तो नहीं है जो बढ़ाए गए, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। फडणवीस 26,000 वोट बढ़ाए गए। अगर आप मेरठ की बात करें, न्यूज लॉन्ड्री ने काफी पहले ये रिसर्च करके दिया था कि वहां पर 60,000 के आसपास वोट बढ़ाए गए हैं, इतने हजार वोट काटे गए हैं और वहां पर बिल्कुल अरुण गोविल जीतते हुए नहीं लग रहे थे, लेकिन लास्ट में जीत जाते हैं। तो ये मामला बड़ा तो हो गया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ये मामला बड़ा तो हो गया है और इस मामले को टालने के लिए, इस मामले को किनारे करने के लिए तमाम तमाशे किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 12 दिन की यात्रा निकाली, बिहार में वोट चोरी को मुद्दा बनाया तो मां की गाली को मुद्दा बना लिया गया। एक ऐसे मंच पर जहां ना राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, कोई अनजान आदमी आकर नारा लगाता है, उसको मुद्दा बना लिया गया। वो मुद्दा चला नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया और जनता और ज्यादा नाराज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता आए थे, उनसे जिस तरह से मीडिया ने सवाल पूछा और जवाब आए, उसकी सिर्फ हंसी उड़ी। जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार गाली गलौज करते रहे हों, जिस पार्टी ने सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए जाने क्या क्या कहा हो, और पार्टी ने नहीं कहा है, सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, वहां गाली का मुद्दा क्या ही बनता। तो गाली का मुद्दा नहीं बना। अब गया जी में मोदी जी जा रहे हैं पिंडदान करने के लिए अपनी माता जी का पिंडदान करना उनका हक है, वो बिल्कुल गया जी जाएं और वहां पर पिंडदान करें। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि पिंडदान तो पहले ही हो चुका है, उनके भाई बनारस में पिंडदान कर चुके हैं और जिस समय उनके भाई बनारस में पिंडदान कर रहे थे, ठीक उसी समय मोदी जी कहां थे? बेंगलोर में। और बेंगलोर में चुनाव का प्रचार कर रहे थे, रैली कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जब पहली बार माता जी का पिंडदान हुआ तो चुनाव जरूरी था या माता जी का पिंडदान वहां पर हो सकते थे मोदी जी? और यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार में चुनाव है कहीं इसीलिए माता जी की मृत्यु के 3 साल बाद
पिंडदान करने तो नहीं जा रहे हैं मोदी जी। अब क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, ये आप बेहतर समझते हैं, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। ये उनका निजी मामला है, माता जी की डेथ हुई है और बिल्कुल वो जाके पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव वाले साल में गया जाएंगे पिंडदान करने के लिए, गया बिहार में ही है, आप जानते ही हैं, तो सवाल तो उठेगा ही कि ये केवल पिंडदान है या इसका राजनीति से भी कोई लेना देना है। और आप सोचिए, बाढ़ आई हुई है, पंजाब में बाढ़ आई है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। दिल्ली में 2 दिन से बारिश नहीं हुई है तो पानी थोड़ा नीचे गया है, लेकिन खतरा तो बना ही हुआ है। और रविशंकर प्रसाद सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी के वीडियो क्लिप चलाए गए, तस्वीरें चलाई गई कि मलेशिया गए हुए हैं छुट्टी मनाने। मैंने तो सवाल पूछा था कि क्या उनकी जासूसी हो रही है। क्या सरकार तो जानती ही है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट पर ठप्पा लगवा के जाते हैं, तो सरकार तो जानती है कहां है, फिर कौन जासूसी कर रहा है। कैसे ये सूचना अमित मालवीय के पास पहुंच रही है और क्या उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है, ये सवाल तो है ही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में बाढ़ आई है तो राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप छुट्टी मनाने क्यों गए हुए हैं। कोई मोदी जी से नहीं पूछ रहा है कि आप पंजाब क्यों नहीं जा रहे हैं। खबर आई है कि हवाई सर्वेक्षण करेंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, ऊपर से देखेंगे। अभी तक वो क्यों नहीं गए पंजाब, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि हिमाचल क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री महोदय। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि जम्मू और कश्मीर, जम्मू तो कम से कम जाते जहां उनका बड़ा वोट बैंक है, जहां से सीटें मिलती हैं। प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री पंजाब नहीं जाएंगे, कहीं कोई संकट आ जाए प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा। मुझे तो लगता है कि रविशंकर प्रसाद जैसे लोग मन ही मन मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं बाढ़ आए, कहीं कोई समस्या हो तो वो पहुंचे। मोदी जी तो बस पॉलिटिक्स करने के लिए और चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए। रूबिया लियाकत शो चला रही हैं कि देश में बाढ़ है और राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं। तो क्या करें भाई, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर राहत भेजनी है, या राहुल गांधी जी को पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वहां पर बचाव का कार्य संभालना है। वो विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने सबसे पहले वो विपक्षी नेता हैं जिन्होंने बाकायदा पोस्ट की थी और प्रधानमंत्री से यह मांग की थी कि इन जगहों के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए। अगर वाकई आप पत्रकार हैं तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछते कि इन राज्यों में जहां इतना संकट आया हुआ है वहां के लिए अब तक कोई स्पेशल पैकेज क्यों नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछना है, सवाल पूछा जाएगा तो राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मन ही मन मान लिया है कि देश में जो भी संकट होगा उसको दूर करने की जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी पर है। आप याद कीजिए, कोविड चल रहा था, लोगों को जरूरत थी ऑक्सीजन की, लोगों को जरूरत थी दवाओं की, लोगों को जरूरत थी बसों की, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ये सब कर रही थी। मोदी जी आराम से मोर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो इन लोगों के मन में बैठ गया है कि काम करने के लिए तो राहुल गांधी हैं, बाकी सब मजे करने के लिए, टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए सिर्फ मोदी जी हैं। तो खैर, देखते हैं कि एसआईआर पर जो ये फैसला आया है इसका कितना असर होता है। बड़ा जिम्मा होगा कार्यकर्ताओं का, आरजेडी, कांग्रेस और बाकी विपक्ष के कार्यकर्ताओं का बड़ा जिम्मा होगा कि वो एक एक आदमी जिनका नाम काटा गया है उनका नाम कैसे जुड़ेगा, इस पर पूरी मेहनत करें, आधार लेकर जाएं, उनका नाम जुड़वाएं और साथ में ये भी देखें 65 लाख की लिस्ट तो सिर्फ कटने वालों की लिस्ट है। नए लोगों का जो नाम जोड़ा जा रहा है, जिससे खेल हो रहा है लगातार, वो किन नए लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, इस पर पूरी निगाह बना के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कटने को लेकर हल्ला करते रहें और वहां ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए जाएं जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, और वो आकर फर्जी वोटिंग कराकर या उनके नाम पर फर्जी वोटिंग होके सारा खेल बिगाड़ दिया जाए। ये तो आपने देखा ही है कि गुजरात के एक नेता का वोट जोड़ा गया है बिहार के अंदर। खैर, कुल मिला जुला के एसआईआर के मुद्दे पर और बाकी मुद्दे पर चुनाव आयोग जनता के सामने लगभग नंगा हो गया है। अब अगला बम छोड़ने वाले हैं राहुल गांधी। आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, आज शाम तक घोषणा हो जाएगी और उसके बाद किसी भी दिन राहुल गांधी अगला हाइड्रोजन बम छोड़ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह बम या तो हरियाणा पर होगा या फिर सीधे बनारस पर भी हो सकता है, और उस बम के बाद निश्चित तौर पर वोट चोरी को लेकर जो जनता के बीच में बहस है वो और तेज होगी और चुनाव आयोग के लिए अपनी विश्वसनीयता बचाकर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो सही कदम नहीं उठाए।